नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र कुमार दीप। एक बार पुनः आप सबका दीप में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीलर कमीशन की। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डीलर कमीशन। तो चलिए डीलर कमीशन को हम लोग आज पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, डीलर कमीशन को जानने से पहले आपको इसको जानना बहुत जरूरी है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, हिंदी में अगर बात करें तो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। जी हाँ, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना? अभी सुन लेते हैं आप लोग। यूनेस्को का नाम तो आपने सुना होगा ना? जी हाँ, यूनेस्को। यह यूनेस्को ही था जिसने डीलर कमीशन को लाया था। किसने लाया था? डीलर कमीशन को। थोड़ा सा हम लोग परिचय देख ले रहे हैं पहले, ताकि समझने में परेशानी हो। थोड़ा सा परिचय हम देख लेते हैं। ये यूनेस्को था जिसने डीलर कमीशन को लाया था, डीलर्स आयोग को लाया था। लेकिन ये डीलर्स आयोग को इन्होंने यूनेस्को ने लाया था, लेकिन इसमें था क्या? तो इसमें था 21वीं शताब्दी की शिक्षा। 21वीं शताब्दी की जो शिक्षा थी, 21वीं शताब्दी की जो शिक्षा थी, उस पर अंतरराष्ट्रीय आयोग था। पर आयोग था। देखिए, यूनेस्को ला रहा था, ठीक है। लाया क्या था? डीलर्स आयोग को लाया था। और वो किस पर बेस्ड था? 21वीं शताब्दी की शिक्षा व्यवस्था पर अंतरराष्ट्रीय आयोग था। और इसके अध्यक्ष थे जे डीलर्स, जैक्विस डीलर इसका पूरा नाम था। जे डीलर्स थे और इनके साथ में अन्य 14 देश के सदस्य थे। 14 देशों के सदस्यगण भी थे, सदस्य थे। और अगर इसमें हम भारतीय सदस्य की बात करें तो भारत के थे डॉक्टर कर्ण सिंह। ये थे भारतीय सदस्य डीलर कमीशन के। चलिए थोड़ा सा और हम लोग इसको देखते हैं कि परिचय में यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन अब हम बात करें कि ये डीलर कमीशन आया कब था। तो अगर इसकी बात करें तो 1996 में यह कमीशन को लाया गया था। कब लाया गया था? 1996 में इस कमीशन को प्रस्तुत किया गया था, जिसका शीर्षक था, इसका एक शीर्षक था, सीखना आंतरिक खजाना। इसको याद रखिएगा, यह अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कब लाया गया था। तो 1996 में लाया गया था और जिसका शीर्षक क्या था? सीखना आंतरिक खजाना। परिचय आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए समझते हैं कि इसका ये जो कमीशन बनाया गया था, इसका कारण क्या था। देखिए, कोई भी कमीशन का गठन किया जाता है या कुछ भी होता है, अगर आप वीडियो भी यहाँ पे देखने आए हैं ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो चलिए इसके पीछे भी एक रीजन होगा कुछ ना कुछ। तो पहले हम लोग इसको जानते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण था, कारण को समझते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा कि 20वीं सदी में वैश्वीकरण आया था। बहुत जोर शोर से चला था वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण के कारण से क्या हुआ कि पूरे संपूर्ण विश्व में तकनीकी विकास बहुत तेजी से हुआ। तकनीकी जो विकास था, तकनीकी विकास वो बहुत ही तेजी से हुआ, आप सभी को पता है। और तकनीकी विकास के कारण से हुआ क्या कि सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, इन सभी चीजों में परिवर्तन देखने को मिला। और इसके साथ साथ जो इन परिवर्तनों को देखने के साथ साथ कई वैश्विक समस्याएं भी निकल कर सामने आने लगी थी। हुआ क्या कि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जहां कहीं भी विकास होता है तो उसका विनाश भी तय होता है। आप सभी को इस चीज से आप लोग वाकिफ है, भली बात है। देखिए, विकास तो हुआ, नहीं हो सो बात नहीं, तकनीकी विकास हुई वैश्वीकरण के कारण से। और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में काफी परिवर्तन देखने को मिला, काफी चेंजेस भी मिला। लेकिन उसके साथ साथ समस्याएं भी निकल के बहुत सारे सामने आई। और उन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए, उन्हीं समस्याओं को, जो समस्या निकल के आ रही थी, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए ही इस आयोग का गठन किया गया कि हम शिक्षा के माध्यम से कैसे शिक्षा व्यवस्था को अपनाएं। हम इस चीज को समझिएगा कि आखिर गठन क्यों किया गया, कि कैसे शिक्षा व्यवस्था को हम अपनाएं कि जो वैश्विक समस्याएं निकल करके हमारे सामने आ रही है, संपूर्ण विश्व में जो समस्याएं, वैश्विक समस्याएं निकल के आ रही है, उसको समाधान कैसे करें। इसी चीज पर ये फोकस था और इसी के लिए इसका गठन किया गया।
बतौर बताना चाहूंगा कि अगर आपने वैश्वीकरण आपको समझने में तनिक भी परेशानी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। मेरा ही वीडियो है बनाया हुआ वो, और उसमें मैंने बताया है कि विश्व में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, किस तरह से हुआ, सारा कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। और साथ ही वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा ये भी बतलाया गया है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग पॉइंट पर बात करते हैं। तो वैश्वीकरण के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए ही इसका गठन किया गया। कारण आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या कारण था इसका। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर वैश्वीकरण बोल रहे हैं, डेलर कमीशन जो रिपोर्ट था वो क्या था। इसकी रिपोर्ट को देखते हैं हम लोग। डेलर्स कमीशन रिपोर्ट, डेलर कमीशन रिपोर्ट को देखते हैं। ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था ना, उसको 4 स्तंभ में, जी हां 4 स्तंभ में प्रस्तुत किया गया था। कितने स्तंभ में? 4 स्तंभ में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं 4 पिलर के भी नाम से जाना जाता है, 4 पिलर्स के नाम से इसको जाना जाता है। पहले देखिए, पहला जो आया था वह था जानना सीखना। जानना सीखना, अगर हम इंग्लिश में बात करें इसको तो बोलते हैं लर्निंग टू नो। दूसरा बात करते हैं हम लोग, दूसरा है करना सीखना। करना सीखना, लर्निंग टू डू। आगे है थर्ड बनना, इसको एक और बोला जाता है होना, सीखना, अधिगम भी बोला जाता है इसको, लर्निंग टू बी। और चौथा नंबर पे है एक साथ रहना सीखना। लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये 4 पिलर थे। चारों पिलर को अब हम लोग एक एक करके बारी बारी से समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहे हमारे साथ। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले पे हम लोग चलते हैं। तो पहला है जानना सीखना। ठीक है, देखिए ये जानना सीखना जो है उसमें ये था कि जो वैश्वीकरण के कारण तथा तकनीकी विकास के कारण जो समस्याएं निकल करके सामने आई थी, जो समस्या दिख रही थी, उन समस्याओं को ऑब्जर्व करना, जानना कि कौन कौन सी समस्या है हमारे सामने। तो इसके लिए जो आयोग ने कुछ सुझाव दिए हैं, और सुझाव ये दिए कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाने को कहा कि बच्चों में ऐसे गुणों का विकास करना है जिससे वैश्वीकरण के कारण तथा तकनीकी विकास के कारण जो समस्याएं निकल करके आ रही है, वैश्विक समस्याएं निकल करके आ रही है, उन समस्याओं को जान सके। तो उसके लिए जरूरत था कि कुछ बच्चों में विशेष क्वालिटीज को डेवलप करना, और उसी के लिए कुछ सुझाव दिए गए। देखिए क्या करके हम लोग देखते हैं। देखिए पहला था अवलोकन। इंग्लिश में बात करें तो ऑब्जर्वेशन होता है। तो देखिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विकास करना था जिससे बच्चों में ऑब्जर्वेशन शक्ति का, अवलोकन शक्ति का बहुत अच्छे से विकास हो सके और वो किसी भी चीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। जैसे एग्जांपल में लेते हैं कि अभी आप लोगों ने आप लोग क्लास पढ़ रहे हैं ना, लेकिन हमने सीखना का जो स्पेलिंग लिखा था वह गलत लिखा था। ये हर्षे से लिखा हुआ है, जबकि सीखना दीर्घई से होता है। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन, कि आप ऑब्जर्व करो कि कहां कहां गलतियां हो रही हैं। समझ पा रहे हैं इसको? ऑब्जर्वेशन को समझने में क्या परेशानी होगी। जो दूसरा था वह था एकाग्र शक्ति का विकास करना। एकाग्र शक्ति का विकास, बच्चों में एकाग्र शक्ति का विकास बहुत कम देखने को मिलता है। क्या होता है ना कि बच्चे चंचल होते हैं,
उनका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता है। आप उसको पढ़ाते रहो, समझाते रहो, वो समझेगा ही नहीं, बार बार इधर से उधर हो जाएगा। तो जरूरत था कि बच्चों में ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिससे कि बच्चे एकाग्र हो सके, उनमें एकाग्र शक्ति का विकास हो सके, इस चीज पर बात करती है। आगे बात करते हैं हम लोग सी में है आपका अदास्त शक्ति। अदास्त शक्ति का विकास। देखिए, अभी आप लोगों ने पढ़ा, कुछ देर पहले मैंने सब कुछ बढ़ाया कि जो आयोग था, डेलस कमीशन था, वो 1996 में आया। अदास्त शक्ति खराब है, भूल गए, याद ही नहीं रहता। तो शिक्षा व्यवस्था में ऐसी सुधार लाने की बात कही जा रही थी कि जिससे बच्चों में अदास्त शक्ति का विकास हो सके, और उसके लिए व्यायाम वगैरह वगैरह जो कुछ भी था, मतलब आप बाद में क्या अप्लाई करोगे वो नहीं पता, पर ये जरूरी था कि आपको ये चीज को इंप्लीमेंट करना है कि बच्चों में अदास्त शक्ति का विकास हो सके। आगे बात करते हैं हम लोग तर्क शक्ति का। अगला जो था वह था तर्क शक्ति का विकास। बात किया जा रहा था कि जो समस्याएं थी उस समस्याओं को जानने के लिए जरूरी थी कि बच्चों में तर्क शक्ति का विकास हो सके, वो तर्क वितर्क कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। अगर तर्क वितर्क करने की उसमें शक्ति बच्चों में आ जाती है तो वह निश्चित तौर पे वो निर्णय देख पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उसमें तर्क वितर्क शक्ति का विकास हो सके, इसके लिए जरूरत, इसके लिए भी कमीशन ने बात की है। आगे बात करते हैं हम लोग, अगला है हमारा चिंतन शक्ति का विकास। चिंतन शक्ति का विकास कहने का मतलब है कि बच्चे में चिंतन शक्ति का विकास होना बहुत जरूरी है। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि चिंता और चिंतन दोनों अलग अलग चीज है। चिंतन में होता क्या है कि जो समस्याएं हमारे सामने होती है उन समस्याओं के बारे में हम सोचते हैं, उसी में डूबे रहते हैं, मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, मतलब उसी में वो डूबा हुआ है। लेकिन चिंतन बिल्कुल हट करके है। चिंतन का मतलब है कि उन समस्याओं से आप कैसे निकल सकते हो, उस चीज पर बात करता है कि जैसे कोई समस्या है, कुछ समस्या नजर आ रही है तो समस्याओं से ऊपर चिंतन करना, कह रही है यार ये ठीक है, ये समस्या है ना, मैं इसका समाधान कर दूंगा। और ये भी बोला जा चुका है, आप सभी इस चीज से वाकिफ होंगे कि दुनिया में कोई सी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। ढूंढना पड़ेगा, समय लगेगा, लेकिन मिल जाएगा समस्या का समाधान। तो चिंतन करना पड़ेगा उसके लिए, और इसी चिंतन शक्ति के विकास पर बात की गई है। चलिए अब दूसरे पे आते हैं हम लोग। दूसरा है आपका करना सीखना। जी हाँ, करना सीखना। दूसरा बात करता है करना सीखना, लर्निंग टू बी। देखिए, इसमें हो क्या रहा था, जिससे पहला जो पिलर था वो उसमें ये था कि जो समस्याएं थी उन समस्याओं को जानना। अब बात कर रहा है कि उन समस्याओं का निदान करना, कैसे आप निदान करोगे उस चीज पर बात करता है। और आप सभी को मैं बताते चलूं कि समस्याओं के निदान करने के लिए कौशल की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसमें कौशल है तो वो निपट पाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि अगर आपकी समस्या है कि आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, और एक जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो ट्रेंड है, उसके पास कौशल है, शिक्षण कौशल उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, कौशलों का प्रयोग करके वो आपको समझा देगा। कौशल से तात्पर्य है कि किसी भी कार्य करने में निपुणता हासिल करना। अगर किसी भी कार्य को करने में अगर उसमें निपुणता हासिल है, उस चीज को बहुत भली भांति बहुत बढ़िया तरीके से वो करता है, इट मीन्स उसमें उस चीज का कौशल अवेलेबल है, उस चीज का उसको कौशल प्राप्त है। इस चीज पर बात करते हैं। देखिए, तो ऐसे कुछ कौशलों की बात की गई थी कि कैसे हम, डेल कमीशन का भी कहना था, उनका कहना था कि जो समस्याएं थी उनके लिए जरूरत था कि कौशल का विकास हो सके बच्चों में। तो कौशल में कुछ कौशल की हम लोग देख लेते हैं। बोला गया था, पहला था कि सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से समन्वय। सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान से समन्वय। कहने का मतलब है कि बहुत सारे जो नॉलेज हैं वह सिद्धांत के रूप में, सैद्धांतिक के रूप में, लेकिन उसका एक्चुअल में सिद्धांत के रूप में, लेकिन एक्चुअल में वो व्यवहार में नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण जो समस्याएं का समाधान होना चाहिए था, जो करना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। तो इस पर बात की गई थी। दूसरा जो था वह था
सामाजिक कौशल ये बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल होना एक व्यक्ति के पास बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक सामाजिक कौशल उसके पास नहीं रहेगा ना, वह समाज में नहीं सरवाइव कर पाएगा। बहुत ही जरूरी होता है ये सामाजिक कौशल। आगे बात करते हैं हम लोग संवाद कौशल। संवाद कौशल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल भी बोलते हैं इसको। देखिए, इंसान में एक दूसरे से अगर दोस्ती होती है तो उसके लिए होता है कि सबसे पहले कम्युनिकेशन होता है। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, एक दूसरे से बातचीत वार्तालाप नहीं होती है, तब तक समझ नहीं आता। झगड़ा कैसे होता है? झगड़ा होने का भी रीजन होता है कि कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं था। मतलब वो जो बोल रहा है ना, उसका बोलने का टोन ही सही नहीं है, तो ऑब्वियसली झगड़ा होगा। लेकिन अगर वो मीठा आवाज में बोल रहा है तो कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा है। आप हिंदी में बोल रहे हो, वो अगला है कि इंग्लिश में बोल रहा है, तो दोनों का कम्युनिकेशन स्किल गड़बड़ा जाएगा। इक्वल में आना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल का भी विकास करने की बात की गई, क्योंकि तभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता था। आगे है, बात करता है 4 नंबर आपका बात करता है कि समस्या समाधान कौशल। समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इंग्लिश में बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगा इसका। देखिए, इसमें है कि जो भी समस्याएं निकल करके सामने आ रही है, उसके सामने जो समस्या निकल के आ रही है, ठीक है, आज ना पूरे बस्ती की लाइट चली गई, आज मैं पढ़ूंगा नहीं, आप देखो कि क्या कर सकते हो, कैसे अपनी समस्याओं को निदान कर सकते हो, इस चीज पर आप काम करो। तो ऑब्वियसली अगर आप उस चीज पर काम कर पाते हो तो जो आपके साथ समस्याएं निकल करके आ रही है उसका सोल्यूशन कर पाओगे। आगे बात करता है सामूहिक कौशल। सामूहिक कौशल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में कौशल है कि अगर आप सामूहिक कौशल आपके अंदर विकास हो चुका है। देखिए, प्रॉब्लम कहां होती है, बहुत सारे काम जो होते हैं ना, वो आप स्वयं नहीं कर सकते, उसके लिए किसी और व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कभी कभी किसी समूह की आपकी आवश्यकता होगी। प्रोटेस्ट करना है, ठीक है, प्रोटेस्ट करना है किसी के खिलाफ, तो क्या आप अकेले प्रोटेस्ट करोगे? जी नहीं, आपको एक समूह की, संगठन की आपको आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? तो समूह कौशल का, एक समूह में कैसे रहना है, आपको समूह कौशल का विकास करना बहुत जरूरी। बहुत सारे जो काम होते हैं वो टीम वर्क होते हैं, टीम वर्क के माध्यम से उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो उसके लिए जरूरत है कि आपके पास समूह कौशल का विकास हो। आगे बात करते हैं हम लोग, वह है व्यवहारिक कौशल। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है व्यवहारिक कौशल। देखिए, व्यवहारिक कौशल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने किसी व्यक्ति से मिला, चलिए मान रहे थे कि आप कहीं सफर कर रहे थे या फिर कहीं गए थे, तो आपको एक व्यक्ति से आप मिलते हैं, उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था, बहुत इफेक्टिव लगा, उसका व्यवहार जो था बहुत अच्छा लगा, आप उससे दोस्ती कर लोगे और फिर वो लेन देन पता नहीं फिर आगे कहां तक वो दोस्ती चला जाए। लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव है, आपके कोई रिश्तेदार है और उसका व्यवहार बहुत खराब है, उसका व्यवहार आपको पसंद नहीं आता, तो क्या उसके साथ आपका दोस्ती रहेगा, रिलेशनशिप रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो व्यवहारिक कौशल भी विकास होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के व्यवहार को समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए बात करते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे। तीसरा जो था वह है होना सीखना, होना या बनना सीखना, ठीक है, लर्निंग टू बी इंग्लिश में बात करें तो। देखिए, इसमें हो क्या रहा था कि जब वैश्वीकरण हुआ और तकनीकी विकास बहुत अधिक हो गया, तो मानव अपने आप को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और जो मानव था वह, उसमें मानवीयता जो गुण होना चाहिए था, मानवीयता जो तत्व होना चाहिए था, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसकी समाप्ति के कारण से उसमें जो मानवीयता गुण था वह समाप्त होने लगा। और इसी पर डेल कमीशन का कहना था कि तीसरा जो उसका पिलर था, थर्ड पिलर के रूप में जो आया था, वह था होना सीखना। मतलब जो अगर आप मानव हो तो आप में मानवता का गुण हो, आप रियल में एक मानव हो, आपने मानवता गुण का विकास करना है, इस पर फोकस था इसका। और इसमें बोला गया था कि क्या करना है कि सर्वांगीण विकास करना है, सर्वांगीण विकास। इस पर विशेष रूप से जोर दिया गया था थर्ड पिलर में कि कैसे बच्चों में सर्वांगीण विकास किया जाए, इस पर फोकस किया था। और उसके लिए कुछ सुझाव दिए गए थे, एक करके एक सुझाव हम लोग देखते हैं। देखिए, जो पहला सुझाव था वह था बालक के सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक
और मानसिक विकास। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालकों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक और मानसिक विकास हो सके। एक करके समझते हैं। देखिए, पहले बात क्या, सामाजिक विकास का मतलब यह था कि अगर कल होकर के आप अधिक पैसे कमाने लगे तो ऐसा नहीं कि जो आपके सीनियर सिटीजन आप उसको भूल जाओ, उसकी रिस्पेक्ट करना भूल जाओ, उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट उस समय भी करना है। यह होता है सामाजिक विकास उस व्यक्ति का। आध्यात्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, दूसरा सांस्कृतिक। देखिए, सांस्कृतिक विकास का मतलब यह है कि जिस संस्कृति से आप जुड़े हुए हैं उस संस्कृति को आपको संरक्षण करना है। लेकिन इस चीज पर ध्यान रखना है आपको कि आप अपने संस्कृति के विकास के क्रम में, अपने संस्कृति के संरक्षण के क्रम में किसी और की संस्कृति का विनाश ना कर दे। इस चीज पर आपको ध्यान रखना है। देखिए, आगे बात करते हैं हम लोग आध्यात्मिक की। आध्यात्मिक से मतलब है, आध्यात्मिक का मतलब है कि आपको धर्म से जुड़े रहना है। धर्म की परिभाषा में यह बोला जाता है कि धर्म क्या करता है कि अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। कोई भी जो धर्म है, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं करूं, जितने भी धर्म है वो सभी धर्म सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, इंसान को सही मार्ग पर चलने के, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अध्यात्म से व्यक्ति को जुड़े रहना चाहिए, वो सही मार्ग पर तब चलेगा। भावनात्मक, देखिए भावनात्मक विकास भी बहुत जरूरी है बच्चों में, क्योंकि भावनात्मक विकास इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक आप अपनी भावनाओं का सिर्फ ख्याल रखोगे, किसी और की भावनाओं का ख्याल नहीं रखोगे, तो ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप कि वो अगला आपकी भावनाओं का ख्याल रखे। ये जरूरी है कि अगर आप एक्सपेक्टेशन करते हो कि दूसरा जो मेरे सामने वाला है वो हमारी भावनाओं का कद्र करे, हमारी भावनाओं का ख्याल रखे, तो ये जरूरी है कि आप भी उसकी भावनाओं का ख्याल रखें। तो बच्चों में भावनात्मक विकास का भी विकास का बात किया था। मानसिक विकास, मेंटल ग्रोथ भी बहुत जरूरी है। मानसिक रूप से बहुत लोग होते हैं कि बच्चे रह जाते हैं, तो ये जरूरी है कि बहुत ही जरूरी है अपने आप में कि मानसिक विकास भी हो। देखिए, स्वयं निर्णय लेने, दूसरा जो बात करता है वो है, बात करता है कि स्वयं निर्णय लेने का विकास। ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिससे बच्चे स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम हो सके। जो भी उसके सामने चुनौतियां सामने आ रही है तो वो कुछ निर्णय ले सके, निर्णय लेने के अपने आप में सक्षम हो। हालांकि अभी कुछ ऐसे देश भी हैं जो अपने आप में निर्णय लेने में अक्षम होते हैं, वह पड़ोसी देश पर छोड़ देते हैं कि हमारा निर्णय तो वही लेंगे। अब मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, बाकी आप खुद समझ जाइए। चलिए, तो बात क्या रहा था कि मैं बात कर रहा था कि स्वयं निर्णय लेने की उसमें क्षमता का विकास हो। इस चीज पर डेल कमीशन बात करता है। आगे बात करते हैं हम लोग कि आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो। देखिए, ऐसा नहीं कि जैसे कोई हमारी पॉलिसी थी या फिर कोई स्कीम लेकर के आते हैं, हम आपके ऊपर ला करके थोप देते हैं और आप उस चीज को एक्सेप्ट करो। जी नहीं, आप उस पर आलोचना करके देखो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं सही है। इस चीज पर आप आलोचना करो। आलोचनात्मक चिंतन करना है आपको कि क्या सही है और क्या गलत है। चिंतन करना, चिंता नहीं, मैंने पहले ही बता चुका हूं। आगे बात करता हूं कि अपने विचार रखने की दक्षता का विकास करना है। देखिए, अपने विचार को रखने की दक्षता का विकास करना है। अगर आपके अंदर कोई विचार आता है, कोई विचार है, बहुत सारे स्टूडेंट लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों के अंदर में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, कुछ विचार होते हैं, किसी चीज को लेकर के अपने थॉट होते हैं, कुछ आइडियाज होते हैं, लेकिन वो शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनपे कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है। तो इस चीज पर विकास करने की बात किया गया है। ये बात करता है आपका। और आगे बात करते हैं कि समाज के बीच समन्वय कर सके, समाज के बीच में समन्वय स्थापित कर सके बालक। इस चीज पर भी डेल कमीशन का कहना था कि कैसे समन्वय स्थापित करे, इस चीज पर फोकस किया। सकारात्मक दृष्टि से यह ध्यान रखना है कि उसको कैसे समन्वय करना है समाज के साथ, सकारात्मक दृष्टि से। चलिए बात करते हैं हम लोग फोर्थ पिलर की। फोर्थ पॉइंट था हमारा एक साथ रहना सीखना है। अगर इंग्लिश में बात करें तो लर्निंग टू लिव टूगेदर। जी हाँ, देखिए इसमें हो क्या रहा था कि तकनीकी विकास होने के कारण से लोग हमेशा एक दूसरे से दूर होते गए। जैसे कि अभी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे तकनीकी विकास में स्मार्टफोन जब से आया है, लोग एक दूसरे से दूर रहने लगे। बस फोन से चिपके रहना, फोन में अपना काम करना है, तो फोन से अब वो सिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होना बंद कर दिए, लोग एक दूसरे से मिलना बंद कर दिए। और जिसके कारण से हुआ क्या कि बच्चे पेरेंट्स भी डिप्रेशन में जाने लगे।
तो इस डिप्रेशन की स्थिति ना हो, इसलिए बच्चों में कुछ ऐसे शिक्षा का प्रबंध किया जाए जिससे बच्चे में डिप्रेशन की स्थिति ना आए बड़े होने के बाद। तो उसके लिए कुछ सुझाव दिए गए। सुझाव ये था कि अन्य लोगों की समझ विकसित करना। देखिए, एक स्टूडेंट को, एक बालक जब होता है तो उसमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था दी जाए जिससे वो जो दूसरा बालक उसके सामने है, उसकी जो समझ है, जो समझने का तरीका है किसी भी चीज को लेकर के, उसकी समझ को उसमें विकसित किया जाए। साथ ही दूसरा बात था वो था परस्पर निर्भरता की सराहना। देखिए, परस्पर निर्भरता से मतलब ये है कि आप सिर्फ अपने पर ना बल्कि दूसरे पर भी डिपेंड रहो थोड़ा बहुत, जिससे कि लेन देन की क्रिया बहुत बढ़िया हो सके। जैसे कि अभी आप इंडिया में देखो कि इंडिया में हमारे कुछ वस्तुएं जो इंडिया से हैं वो बाहर भेजी जाती हैं, कुछ बाहर से वस्तुएं इंडिया में मंगाई जाती हैं। तो इस प्रकार का कार्य हो, इसलिए बच्चों में पहले से छोटे छोटे बालक होते हैं, उसी समय बालकों में ये चीज ऐसी शिक्षा का प्रबंध किया जाता है ताकि वो अभी से ये चीज को सीखे कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा बच्चा, वो क्या किया कि स्कूल गया और स्कूल जाने के बाद वो अपना पेन या पेंसिल या रबर कुछ भी बुलाना भूल जाता है। जो उसके कलीग्स होते हैं ना, उससे वो मांगता है। ये तो बचपन में ठीक है, लेकिन थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसमें एटीट्यूड आया तो मतलब नहीं मांगे किसी से, ऐसे करके मतलब वो जो एटीट्यूड आ जाता है एक दूसरे से अलग रहने की, कटने की जो भावना हो जाती है, तो ऐसी भावना विकसित नहीं हो। एक दूसरे को साथ में लेकर के चलना है। अगर उसके साथ कोई समस्या तो आप उस चीज को देखो, अगर तुम्हारे साथ कोई समस्या है, किसी से मदद चाहिए तो आप किसी से मदद ले लो। तो परस्पर संबंध एक दूसरे से बना रहे और इसी की सराहना की गई कि परस्पर निर्भरता होनी चाहिए। ये बात करता है, जिससे अगर ये इसको ठीक करके रखते हैं हम लोग, तो एक साथ रहने का जो बात किया गया था, फोर्थ पिलर जो बोला गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो तब संभव होता है। इस प्रकार से डेलस कमीशन के चारों पिलर कंप्लीट हो जाते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे कि डेलस कमीशन की सीमाएं, लेकिन वीडियो बहुत अधिक लंबा हो चुका है तो सीमाएं अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।